तो बाजार ने अच्छी शुरुआत की, आज नया रिकॉर्ड ही बना, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार को टिकने में आई मुश्किल और भारी मुनाफा वसूली कहेंगे आज बाजार में। दिन की ऊंचाई से अगर हम बात करें तो निफ्टी करीब 400 अंक और सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा इस वक्त नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज हैं लाल निशान में और बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप हो या स्मॉल कैप, सारे के सारे इंडेक्स में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कमजोरी है वो दिग्गजों के मुकाबले कम है, फिर भी आधे % के आसपास की गिरावट हम वहां पर आज के सत्र में देख रहे हैं। और इंडिया विक्स इसको नोटिस करने वाली चीज है, क्योंकि बहुत दिनों पहले की बात नहीं है जब हम 10 के आसपास का विक्स देख रहे थे, लेकिन अब 15 का विक्स हो गया है। आज करीब करीब 11% के आसपास का उछाल है। तो बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई से धड़ाम हो गया है। हालांकि अगर आप कुछ शेयरों को देखेंगे तो वहां पर तेजी है। नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया में करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस के लिए खबर तो अच्छी आई थी, आरबीआई से राहत मिली थी, लेकिन जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत पर टिक नहीं पाया और ऊपरी स्तर से करीब 5.5% नीचे आकर यह कारोबार कर रहा है। लेकिन जिनसे प्रेशर बन रहा है जिन स्टॉक से, वो आपके स्क्रीन पर प्रतिशत के लिहाज से भी और पॉइंट के लिहाज से भी, अगर निफ्टी इस वक्त 250 सवा 200 अंक नीचे है तो प्रेशर कहां से बन रहा है आप उन शेयरों को देखिए। उसमें आपको रिलायंस ऊपर दिखेगा सबसे ऊपर, उसके नीचे एचडीएफसी बैंक, फिर एल&टी, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स। तो ज्यादातर योगदान इन शेयरों का ही है और इनके चलते ही प्रेशर आज बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। एल&टी है करीब 3% नीचे, रिलायंस भी है करीब 3% नीचे, मारुति सुजुकी का शेयर भी इस वक्त 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो पूरा का पूरा मूड जो सुबह के सत्र में हम देख रहे थे कि बड़ा अच्छा मूड था, संकेत भी ठीक थे, लेकिन यह प्रॉफिट टेकिंग बाजार को ले आया है फिर से 22,400 के स्तर के पास। इसी स्तर के आसपास बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था 500 साढ़े 500 की रेंज में, उसको ब्रेक करके बाजार ऊपर गया। आज नया रिकॉर्ड बना 22,800 के आसपास तक का, लेकिन वहां पर बाजार टिका नहीं और अब 22,400 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 48,800 के आसपास वहां पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज गिरने वाले शेयरों के पक्ष में है। 600 शेयर हैं हरे निशान में, उसके मुकाबले करीब 1700 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो अगले 1 घंटे में हम आपको ये बताएंगे कि बाजार में इस वक्त आपको करना क्या है। ये जो गिरावट आई है, क्या इसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है या फिर अभी दूर रहना है, क्योंकि ध्यान ये भी दीजिए कि आज अमेरिका में जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं, बहुत क्रूशियल होंगे कि वो किस तरह के आते हैं और उसके आधार पर ही फेड की आगे की दिशा काफी हद तक तय होगी। लेकिन समझते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के। दिन की जो भी शुरुआत थी वो शुरुआत तो हवा हुई ही। इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बाजार कारोबार कर रहा है। अगला 1 घंटा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? अगर आप कमेंट्री हमारी याद रखेंगे तो हमने 3-4 चीज़ें पहले पॉइंट आपको नोटिस कराया था। एक करवाया था इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी 2 तरह की होती है, एक होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसमें आप देखते हो जो कि एक काम करने का तरीका है, एक इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी होती है जो फ्यूचर्स के अंदर आप उसको चेक करते हो। ठीक, उस इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमने कहा था कि कम से कम 1% भी मूव हुआ तो आप देखोगे 2.5% 250 पॉइंट टूटेगा बाजार। आप अपनी स्क्रीन पे देख लो, करीब करीब 250 पॉइंट है ऊपर। तो प्रॉब्लम दूसरी तरह की है। प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, आप गाड़ी चलाते हो ना तो आपके पास ना एक आजकल एक इंस्ट्रूमेंट लग गया है जो कि हीट हो रहा है बार बार, वो प्रॉब्लम है सिर्फ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक है बट वो हीट हो रहा है, हीट होते ही गाड़ी बंद हो जाती है, अच्छी से अच्छी गाड़ी भी बंद हो जा रही है। तो वैसे वाली प्रॉब्लम कुछ मार्केट के अंदर चल रही है। 1-2 चीज़ मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। पहला पॉइंट जो मैंने भी लिखा है, इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी 500 पॉइंट की आप आदत से डाल लो बैंक निफ्टी में रोज की, और ये आज आपको जो 436 पॉइंट दिख रहा है ना, आप फील पता क्यों कर रहे हो? फील आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ओपनिंग अच्छी मिली थी, फील आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऊपर से आप गिरता हुआ देख रहे हो। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इतनी गिरावट तो आप इससे पहले कई बार इससे बड़ी बड़ी गिरावट और इससे बड़ी बढ़त देख चुके हो। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 1200 पॉइंट की बढ़त आपने बैंक निफ्टी में एक ही दिन के अंदर देखी हुई है। 1200 पॉइंट की बढ़त, और अभी तो सिर्फ 400 पॉइंट नीचे हो आप, एथिकली देखा जाए कल से कंपैरिजन में। तो ये एक नया कुछ नहीं हो रहा, बट ये है कि गैप के साथ खुले नीचे आ रहे हैं, डेज लो को टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई मौका नहीं मिल रहा, आपको थोड़ा फियर हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यकीन नहीं हो रहा होगा तो हम कई दिन से आपको नोटिस करा रहे हैं कि 12:30 के बाद जब भी विक्स बढ़ेगा, माइंड इट, वो खतरा ही लेके आएगा, वो वॉलेटिलिटी ही लेके आएगा मार्केट के अंदर और फियर लेके आएगा। ये फियर किसका है? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, फियर किस चीज़ का है? कोई आदमी टैगिंग कर सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स का फियर है? नहीं। आप तो बंद हुए अच्छे,
आप मेरे को ये बताइए कि आपकी अर्निंग्स खराब है? नहीं। अगर अर्निंग्स खराब होती तो मार्केट में तो कई दिनों से अर्निंग्स चल रही है, बड़े शेयरों पे नहीं टूटा, छोटे शेयरों पे क्या टूटेगा? क्या फियर किस चीज़ का है? कुछ ना कुछ ऐसा मार्केट के अंदर हो रहा है जो कि फियर को माउंट कर रहा है। वो क्या इलेक्शंस हो सकता है? मैं आज जब बैठा था तो मार्केट के रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखी जो मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे, शायद 19 तारीख या 20 तारीख के आसपास पहले फेज़ की वोटिंग गिरी थी। उसके बाद वो सैटरडे संडे आ गया था, फ्राइडे वाले दिन वोटिंग हुई थी, और उसके बाद सोमवार से यानी कि 22 तारीख से 22 अप्रैल से आप देखोगे इंडिया विक्स नॉन स्टॉप बढ़ा है। 22 अप्रैल से नॉन स्टॉप एक बार भी बाजार, जबकि इसी इंडिया विक्स के बढ़ते बढ़ते में हमने ऑल टाइम हाई भी लगाए हैं। बैंक निफ्टी ने 50,000 के करीब भी पहुंचा है, लेकिन फियर मार्केट के अंदर माउंट हो रहा है। ये फियर किस चीज़ का, मैं उसको भी टैग नहीं करूंगा, बट फियर तो है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप आईटी का एक बार दिखाएंगे, आईटी इंडेक्स जिसके पास बहुत बड़ा दारोमदार था कि अगर बैंक्स पीछे हटेंगे तो आईटी इंडेक्स को आगे आना चाहिए। और मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि कल तो किसी वजह से टीसीएस चल रहा था, अब आप देखो ये आईटी इंडेक्स की हालत, आप डेज लो को टेस्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर सारे इंडाइसेस नीचे, फिर आईटी को इतनी बड़ी आप प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हो? आईटी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आईटी की ही बेसिस पर आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये सेक्टर चलेगा, क्योंकि यूएस के अंदर भी आपको पता है नैस्डैक वेस्डैक ठीक चल रहा था, एप्पल के भी करीब 6% शेयर चला, मेरे को बाद में बताया गया ग्लोबल मार्केट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस कर रखी थी, तो मेरे को आईटी से आज काफ़ी उम्मीद थी कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस करेगा। ये फेलियर हुआ है। तो आईटी पे मेरा जो ट्रस्ट है वो पहले भी कम था, आज भी कम है, और शायद भविष्य में भी कम रहेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो सरकार बदल भी जाएगी तो आईटी के लिए शायद अच्छे दिन अभी जल्दी नहीं आने जा रहे हैं। एक और चीज़ जो मेरे को लग रहा है वो है मार्केट अभी भी रेंज के हिसाब से काम करेगा। हमने आपको जो रेंज सुबह बताई थी कि 550 650 वाली रेंज है, आप ट्रस्ट मानेंगे 604 643 और कल 657 पॉइंट के आसपास कल बंद हुआ था मार्केट में। 650 आप आ रहे हो, लेकिन आप क्लोज करके उसके ऊपर ट्रैक नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे हो। आज की क्लोजिंग फिर से 650 के नीचे होने जा रही है, तो ये चीज़ और पता लग रही है कि 22,000 650 700 वाली रेंज आपके लिए एक टफ रेंज है। आज सुबह हमारे साथ एक मार्केट एनालिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि 23,000 तक भी जा सकता है, लेकिन हमने उसी समय रोक के ये बात कही थी कि 22,800 ही अपने आप में हमको टफ लग रहा है, अगर आ गया तो शायद यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। और अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो आज का हाई एक बार चेक करके देख ले, 22,794 का आज का हाई लगा है, यानी कि बाजार उसी 800 की रेंज से निकल के आया है, जो सुबह हमने आपको नोटिस भी करवाई थी। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के कमाल की वजह से हो रहा है, और डाटा को स्टडी आप अच्छे से करें। मैं 2 पॉइंट आपके और मनोभाव को क्लियर कर देता हूँ। क्या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फिर एक रूटीन प्रॉब्लम है? ये एक रूटीन है, अभी कोई स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं साफ साफ, मैं मल्टीपल डाटास को हर समय चेक करता हूं, मैंने तो एल्गोस तक लगवा रखे हैं, अभी तक मेरे को ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा। दूसरा, ये अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो आएगी तो आपको पता लग जाएगा, मैं खुद आपको नोटिस करवा दूंगा। फिलहाल इसको एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग समझते हुए हमें ऐसा लगता है कि कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का, मेहमानों का पैनल भी तैयार हो रहा है। अभिषेक आपको उनसे परिचय करवा रहे हैं और फिर हम उनसे करेंगे बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजार में प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर को आप ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने एक्सपर्ट से आपके लिए हम सलाह बिल्कुल लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा, एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के अपने, और राजेश पालविया हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और मितेश पांचाल है मितेश पांचाल .in से। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे, एक जरा व्यू शेयर कीजिए। 22,348 तक हम गए, नीचे तक फिसला निफ्टी, उसके बाद हल्की सी रिकवरी। क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी अगले घंटे में, या फिर 22,400 450 इस रेंज में ही आज की हम क्लोजिंग देखेंगे? कैसा लगता है आपको, क्या कोई ट्रेड का मौका बन रहा है 50-100 पॉइंट के लिए, या फिर रहने दें इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में एक एक्सपेक्टेड था कि एक करेक्शन ड्यू था, काफी बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। हम आज फिर एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ गए, और हम देख रहे हैं कि जब भी कोई नया ऑल टाइम हाई लग रहा है, वहां से एक बार मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जरूर होते हुए दिख रही है। तो वही सेम आज भी प्ले आउट होते हुए दिखा। सेम तरीके का बिहेवियर अगर हम देखें तो मार्केट में आज भी होते हुए दिखा। हमें लगता है 22,200 22,300 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है निफ्टी के स्ट्रक्चर के लिए। अगर ये लेवल को हम होल्ड आउट करते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि एक डिप लेने के बाद मार्केट ने
लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर दी है। तो हमें लगता है कि 22,300 22,200 ये लेवल को जब तक मार्केट होल्ड आउट करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, एज सच मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई भी हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और यहाँ से वापस मार्केट अपना जो एक बुलिश मोमेंटम है उसको वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और हो सकता है कि वापस थोड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस नए हाई की तरफ वापस मार्केट बढ़ता हुआ दिखे। तो हमें लगता है 22,300 22,200 ये लेवल को ध्यान में रखना चाहिए, जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का या जो भी ये डिप का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है वापस से इस डिप में बाय करने की। और हमें लगता है कि ये बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, एज सच कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ है। जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, तो वो ठीक है, वो इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ मार्केट जो कि मार्केट में बीच बीच में होते रहना चाहिए, वही एक होते हुए दिखा। और वही हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी जब तक 48,600 48,700 के लेवल को होल्ड आउट करता है बैंक निफ्टी भी, तो वहां पे भी ट्रेंड बुलिश साइड में ही रहेगा। और जैसे ही वापस 49,500 के लेवल क्रॉस होंगे हायर साइड पे, तो ये अपना अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी भी। तो हमें लगता है दोनों इंडेक्स में टाइम बीइंग के लिए एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, एंड देन वापस बुलिश ट्रेंड को हम कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। तो अब यही है राजेश जी की इस पूरी की पूरी कमेंट्री का कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। बाय ऑन डिप्स के मौके आपको तलाशने चाहिए। 22,200 300 अगर चला जाए तो और आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये खरीदारी का मौका है बाजार में। इस वक्त तेजी के सेंटिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि हमारे सभी के सभी एक्सपर्ट्स की आज की कॉल्स क्या हैं, स्टॉक स्पेसिफिक उनकी रणनीति कहाँ है, और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे मितेश जी आपसे। बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं? बाजार ने जब गोता लगाया तो आपके व्यूज कुछ चेंज हुए या फिर तेजी के ही सौदे आप लेकर आए हैं? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को। 3 स्टॉक है सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किया अभिषेक जी, जो बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए रेडी है, क्योंकि बाजार में एक हल्का सा करेक्शन है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे पहला है अतुल लिमिटेड। अगर आप अतुल लिमिटेड का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 5800 के ऊपर लगातार एक स्ट्रांग बाइंग देखी गई है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर मेथड ने 6120 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो हमें लग रहा है अतुल लिमिटेड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए रेडी है। 6156 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 5800 स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 6500, दूसरा टारगेट रहेगा 6800। अदानी ग्रुप से चुनिंदा कंपनियों में से एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे ये बिजनेस ग्रुप की री रेटिंग होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अगले 1 से 3 महीने में आएंगे। तो इसमें से एक स्टॉक है अदानी एनर्जी, जो कि 1020 के ऊपर कंफर्मेशन हुआ है ये ट्रेंड का। तो 1064 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1250, दूसरा टारगेट रहेगा 1400 और मेरा आखिरी स्टॉक है जेबी केमिकल्स। जेबी केमिकल्स मतलब पूरे केमिकल सेक्टर में अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपमूव देखा गया है, और करंट चार्ट सेटअप ये बता रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये स्टॉक में कंफर्म हो रहा है। तो जेबी केमिकल्स में 1820 के ऊपर एक कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ पे ट्रेंड का एक्सटेंशन है और स्टॉक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो 1891 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का। पहला टारगेट रहेगा 2250 का और दूसरा टारगेट रहेगा 2400 का। ठीक है मितेश जी की ये शेयर, और इसमें से दो केमिकल स्टॉक्स हैं, अतुल लिमिटेड और जेबी केमिकल, और एक अडानी एनर्जी। हालांकि टारगेट काफ़ी बड़े बड़े हैं। मितेश जी जरा ये भी आप बता दीजिए कि अगर कोई इसमें पोजीशन ले रहा है तो उसको समयावधि क्या रखना है, कब तक के लिए इसको होल्ड करके रखना है शेयरों को? देखिए, हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसमें ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक्स ही आते हैं या सेक्टर रिवर्सल स्टॉक ही आता है। तो जनरली ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको 6 से 9 महीने की समय अवधि लगेगी। 9 महीने की? बड़े टाइम फ्रेम वाले स्टॉक हैं ये। ये बिल्कुल इंट्राडे ट्रेड वाले ये स्टॉक नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन वाले ट्रेड वाले स्टॉक नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल
समय का ध्यान दीजिए, 8 से 9 महीने वाले स्टॉक हैं ये। ठीक है। अमोल जी, आपके शेयर कौन से हैं? आपका कन्विक्शन कहाँ पर आ रहा है? जी, नमस्ते। आई थिंक मैं एक सेफ बेट लेना चाहूँगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन काफ़ी वोलेटाइल है और फर्दर वीकनेस लग रहा है कि करंट टेक्सचर से आ सकता है। तो मैं एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूँगा। 2210 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली थोड़ा टाइम ले सकता है स्टॉक यहाँ से, बट पोजिशनली आई थिंक 2350, 2360 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2160 का। और दूसरा भी मैं इंडेक्स स्टॉक्स में से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, एसबीआई लाइफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1450 के आसपास है और टारगेट उसके निकल के आ रहे हैं 1550 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1415। अगर हम ये दोनों स्टॉक देखेंगे तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, एक बड़ा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में ओवरसोल्ड कंडीशन से और आज के फॉल पे इतना हेवीली कंट्रीब्यूट किया नहीं है। तो चांसेस है कि यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर थोड़ा वोलेटाइल है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है। एचयूएल और एसबीआई लाइफ, ये दोनों के दोनों शेयर भी खरीदारी के लिए अमोल की तरफ से। तो 3 शेयर प्लस 2 शेयर, 5 शेयर तो हो गए। राजेश जी के पास भी जनरली 3 शेयर ही होते हैं और ये 5 शेयर तेजी वाले हैं। राजेश जी, क्या आपके भी ये सौदे तेजी के ही हैं? क्योंकि आपका तो मूड पूरा बुलिश है बाजार को लेकर। बिल्कुल अभिषेक जी, बुलिश व्यू ही है और तीनों शेयर तेजी के ही है। पहला स्टॉक है पीरामल इंटरप्राइजेस, पीईएल। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। वीकली सेटअप पे देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट पीएल ने वीकली चार्ट पे किया है और डेरिवेटिव डेटा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीवियस डे में एक शॉर्ट कवरिंग थी और आज फॉलो अप लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। पीएल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम 1000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पिरामल इंटरप्राइजेस को बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना है 948 का, अपसाइड के टारगेट होंगे 990 और 1000 तक के। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है पीएफसी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला है वीकली चार्ट पे और जिस तरीके से ये स्टॉक ने करंट वीक में एक गेन रजिस्टर किया है, हमें लगता है पीएफसी में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हायर साइड में यहाँ पे जो टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं वो करीब 495 500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पीएफसी पे भी बाय करने की सलाह है और यहाँ पे डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 472 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है वेदांता। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, हालांकि स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव या प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो देखने को मिली है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है, ये क्लियरली दिखाता है कि वेदांता की अपवर्ड मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं 425 430 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 404 रुपए के आसपास। कुछ एक शेयर्स आपको मिल गए हैं। वेदांता तो खैर इस सीरीज़ के स्टार्टिंग से पहले से चल रहा है, सीरीज़ के अंदर भी आया तो अच्छे नोट पे लेके आया और लग रहा है कि वेदांता, एनएमडीसी, सेल, ये वापस से कुछ मेटल वाले काउंटर्स है। हिंडाल्को इनफैक्ट आप चेक कर लीजिए, भले आपको खुद से आइडिया लग जाएगा, हमारे बोलने में मत जाइए। आप खुद से डाटा चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन शेयर में कोर स्ट्रेंथ है। गिर रहे हैं 2%, चल रहे हैं 4%, रिवर्सल हो रहा है। पहले चलते थे 2%, गिरते थे 4%। तो ये पहला चेक होता है कि आपका बढ़ने और गिरने का रेशियो क्या हो गया आप। ठीक है, विजय चोपड़ा भी हमारे साथ हैं। चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि मैं आपके पुराने वाले शेयर्स पे जो चर्चा करूंगा उसमें से वो मैंने बदल दिया, मिठास वाला। हाँ, उसमें जियो फाइनेंशियल आपने मेरे को बताया था, वो शेयर बहुत बढ़िया चला, निवेशकों को अच्छा पैसा बना। मेरे को जो आपका दूसरा शेयर याद है वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। एक मेरे को आपका बताया हुआ शेयर और याद है, वो है आईसीआईसीआई या फिर एक्सेस में से कोई एक था जो आपने मेरे को बैंकिंग के तौर पर बताया था। अगर मेरे से कोई मिस हुआ है और बहुत बढ़िया चला हुआ शेयर है तो मेरे को पहले चोपड़ा जी पहले वो बताइएगा और उसके बाद फिर मैं नए शेयर पे आपसे बाद में पूछूंगा। पहले अपडेट दीजिए। डिम्पी जी नमस्कार, धन्यवाद एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। मैंने सर्दियों में यानी फरवरी के महीने में 3 शेयर दिए थे, जो मैंने कहा था कि सर्दी में गर्मी के शेयर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें पहला था वाडीलाल, जिसमें बहुत अच्छी तेजी बनी। दूसरा था वर्लपूल जो उस समय बहुत ज्यादा गिरा हुआ था और तीसरा था सिम्फनी। इन तीनों में बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है और मुझे लगता है वाडीलाल में तो खास करके 40% तक का, 30 से 40% तक का
का रिटर्न आया। वर्लपूल भी लगभग 1250 रुपए से चला और 200-250 रुपए ऊपर है। सिम्फनी में भी लगभग 100-125 रुपए की तेजी आई। तो मुझे जो अभी ऑफ हैंड याद आ रहा है, स्टॉक्स तो मैंने बहुत बताए होंगे और मेटल्स पे भी हमारी कई बार चर्चा हुई। मुझे लगता है कि मेटल शेयर हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है। मगर मुझे लगता है थोड़ा-सा मैं डिफर करूँगा राजेश जी से कि अभी वेदांता, हिंदुस्तान ज़िंक, एनएमडीसी ये मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये तीनों चारों शेयर जो भी टॉप शेयर्स हैं हमारे मेटल पैक में, इन सब में दोबारा खरीदारी करी जाएगी। मगर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है इतनी शार्प आती है कि निकल नहीं पाते। तो बेहतर है कि तेजी में निकलें रादर देन मंदी में निकलें। तीनों बेहतरीन शेयर्स और मेटल्स तो मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है। एनएमडीसी स्टील के बारे में भी हमारी कई बार बात हुई। यस, एनएमडीसी स्टील के बारे में हमने बात की थी, नगरनार स्टील के बारे में। तो ये सब कुछ छोटा-मोटा अपडेट है जो मुझे याद आता है डिम्पी। ठीक है चोपड़ा साहब, आपके मैंने तीनों शेयर्स को ना मेरे मंथली बेसिस पे भी चेक करवाया और मैंने स्क्रीन पे फायर भी किया था कि अगर आप वापस से दिखाएंगे, आप फेब से दिखाना वो सारे शेयर्स, वाडीलाल, वर्लपूल और सिम्फनी। नेट में अगर आप 2 फरवरी से आज 2 मई तक का कैलकुलेशंस डाल रहे हैं तो करीब करीब 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो देखेंगे सब में परसेंटेज गेन ही बना हुआ होगा। आज का छोड़ो, 3 महीने वाला दिखाओ, 14% का, ऐसे वर्लपूल का और ऐसे सिम्फनी का। ये तीनों का देखेंगे तो तीनों का स्ट्रेंथ अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही किसी तरह का वाद विवाद है, बल्कि अच्छी बात ये है, शेयर्स के बारे में, सेक्टर के बारे में व्यू रखना अलग बात होती है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे किया जाए एक अलग बात होती है। अगर कोई डिप मिलता है तो वापस मेटल को प्लस कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट इतने प्रॉफिट से भर गया है तो आपको एक राउंड की अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, चोपड़ा जी कह रहे हैं, तो वो भी की जा सकती है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। बात दोनों की एक ही है कि प्लस करके रखना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। कोई डिप में प्लस करवा रहा है, कोई सामने सामने पे देख रहा है कि इन शेयर्स को देखा जाए। ठीक जी, आगे बढ़ें। चोपड़ा साहब, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक जरा ऑप्शंस का ट्रेड सोनी पटनायक से हमको लेना है, पहले जरा वो ले लेते हैं, काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर हैं। दिखाइए जरा ऑप्शंस का चैंपियन। सोनी, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आप काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे, इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ। एक चीज़ की बधाई भी देनी थी, कल आप मेरे साथ 12 बजे के शो में थे, आप और शिल्पा राउत दोनों। आपके 2 ट्रेड थे, मेरे को याद भी है। एक तो आपने हमको दिया था टाटा स्टील, दूसरा दिया था टाटा मोटर्स। दोनों का ही ट्रेड में आज हमने प्रॉफिट सुबह सुबह बुक करवाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी पटनायक को एक बार वापस से फ़ोन से कनेक्ट कर लो, शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो वापस से इनकम ऑप्शंस का ट्रेड पूछ लेंगे उनसे। जब तक आप ऑप्शन वाली प्लेट वो स्क्रीन पर लेके आओ, जो ऑप्शंस का ट्रेड मैम ने दिया है ना, वो स्क्रीन पे ले आओ, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि समय ख़राब ना हो। जब वो आएंगे तो हमको और थोड़ा अच्छे से समझा देंगी। ये 22,500 की कॉल खरीदने की बात बोल रही है, 22,600 की कॉल बेचने की, यानी कि बुल स्प्रेड है, जहाँ पे खड़े हो वहाँ को प्लस करो, ऊपर को बेचो। सोनी, जरा बताना ये कैसे ट्रेड लेना है। डिम्पी जी, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जो मैं अभी एक्चुअली रेकमेंड करना चाहती हूँ वो है एनएमडीसी का 270 कॉल ऑप्शन। इसको बाई करने का रेंज है 10.5 से 10 के रेंज में, स्टॉप लॉस है 6.5, टारगेट रहेगा 14.5 और 17.5। एनएमडीसी में अगर हम देखेंगे तो आज काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और अच्छे सपोर्ट 260 अभी बन चुका है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए सस्टेन कर रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू बनता है कि एनएमडीसी करंट लेवल से 280-85 के टारगेट्स को लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है, और 260 सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है वो 280-85 को टेस्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे सेफ ऑप्शन प्ले करना है 270 कॉल ऑप्शन। 270 की कॉल मई वाली, ये 30 तारीख तक जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सोनी, एक बार जरा हमको क्लियर करना। हाँ, मैं लेवल्स वापस बोल देता हूँ। 270 की मई वाली कॉल है एनएमडीसी की, 14.5 रुपये आप टारगेट बता रहे हैं, 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, यही है ना? ठीक है ना? जी जी, करेक्ट। ठीक है, डन। तो अब सामने छापिए जरा, 270 की स्ट्राइक वाली कॉल एनएमडीसी की मई कॉन्ट्रैक्ट की है, 14.5 रुपये का टारगेट है और 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका फ़ोन कट गया था, मैं आपको टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की बधाई दे रहा था। कल आप 12 बजे हमारे शो में थी ना, तो आज हमने आपका रिपोर्ट कार्ड भी 12 बजे के शो में दिखाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।
एनएमडीसी की स्ट्राइक एक बार अगर प्रोड्यूसर साहब आपसे छप गया हो तो जरा दिखा दीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। 6.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, 14.5 रुपये का टारगेट है, 270 की कॉल है, एनएमडीसी की एट द मनी कॉल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब छप जाए तो दिखा दीजिएगा आगे पीछे करके। जुबिलेंट फूडवर्क एक बार जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर, बढ़िया शेयर चल रहा है। चोपड़ा साहब मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा वाले शेयर से ही। मैं कल परसों भी इसके बारे में जिक्र कर रहा था और मेरे को लगा कि इसका डाउनवर्ड चैनल पूरा हो चुका है। टेक्निकली आप भी देखेंगे तो बहुत आसान है देखना, तुरंत समझ जाएंगे। तो ये मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है, पुल बैक की चलेगा वाले। ग्रोथ अलग होता है, पुल बैक अलग होता है, पुल बैक की तैयारी कर रहा है। सर आप इसको कैसे रेट करते हो? सॉरी, मुझे लगता है काफी कंसोलिडेशन इसने देखा है नीचे के स्तरों पर, और लगभग हम देख रहे हैं 588 से या लगभग 430 के लेवल पर रहा, करीब करीब 150 रुपए की इसने गिरावट देखी। और अब मुझे जो लगता है, मैं थोड़ा चार्ट्स भी देख रहा था तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, और जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग बेट है ये, और मैं इसको इन्वेस्टमेंट बेट नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी मिल सकता है, 500-520 का लेवल मिल सकता है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं वो भी बोलूंगा जहां पर निवेश किया जा सकता है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है। जुबिलेंट की मैं देख रहा हूँ कि जो रेवेन्यूज है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट कर रहे हैं, अभी भी 140 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है डन सर। सर मैं आप जो भी बता रहे हैं ना कि आप शेयर बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैंने बस एक छोटा सा ब्रेक लूँगा ताकि हम भी सब कॉपी पेंसिल सब नोट करके तो रखें आपके शेयर्स। ठीक है ना, तो छोटे से ब्रेक के बाद वो अपने शेयर्स को मेरे को बता भी देना अच्छे से। रही बात जुबिलेंट को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। जैसे मेरा अपना खुद ऑब्जर्वेशन था कि एक पुल बैक का शेयर है, ग्रोथ का नहीं है। पुल बैक का शेयर अलग होते हैं, ग्रोथ के शेयर्स अलग होते हैं। ग्रोथ में लगाओ पैसा भूल जाओ, पुल बैक में टाइमली लगाओ टाइमली निकाल लाओ, वैसे वाला गेम होता है। तो जुबिलेंट अगर चला तो 520 तक आ सकता है, इससे ज़्यादा कि चोपड़ा जी को भी गुंजाइश नहीं लगती है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चोपड़ा जी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल्स, टेक्निकल एनालिस्ट के पास भी हम जाएंगे और कुछ बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पता करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आ रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। विजय जी, आपका और मेरा दोनों का इंतज़ार हो गया ख़त्म, ब्रेक के बाद हम आ गए हैं। अब जरा बताइए सर, आपकी वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स वाली कॉल्स हैं? हम भी तैयार हैं लिखने के लिए। ये है सर मेरी कॉपी और पेन मेरे हाथ में, मैं दिखा रहा हूँ सबको। बताइए सर। डिम्पी जी डिम्पी जी, मेरा पहला जो जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है, सरकारी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊं। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है 9 के करीब है, डिविडेंड देता है ये स्टॉक, 5 रुपए फेस वैल्यू है। जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल है वो करीब करीब 21 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 17 की है, और भारत सरकार की इस पे मुहर लगी हुई है। 340 के भाव पे अभी ये ट्रेड करता है। इसको 400 के टारगेट के लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मुझे ठीक लगता है। दूसरा स्टॉक है BEML। ये भी भारत सरकार की कंपनी है, और आज मैं सारी सरकारी कंपनीज ही बोल रहा हूँ, और डिफेंस में काफी अच्छा काम करती है। हमने देखा कि BEML में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है आज के गिरते हुए बाजार में भी, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। तो इसका जो टारगेट मैं देना चाहता हूँ, पहला टारगेट है 3900 फॉलोड बाय 4000, तो 3900 और 4000 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। और इसमें जो एक स्टॉप लॉस रखना है वो 3430 का रखना है। फाइनली मैं जो तीसरा जो कंपनी बोलना चाहता हूँ वो भी एक सरकारी कंपनी है, वो NHPC है। इसमें भी देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है और बिजली की आवश्यकता है, तो सारे के सारे जितनी भी बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं उन पर काफी अच्छा उनको काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो NHPC भी एक कंपनी है, भारत सरकार की मुहर लगी है इस पर भी, तो करीब करीब 98 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसको 120 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करी जा सकती है। तो मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं कर रहा, ये सरकारी कंपनीज हैं, ये अपने आप में ही एक फंडामेंटली स्ट्रांग बात है। तो ये तीनों कंपनीज में रिकमेंड करना चाहता हूँ डिम्पी। के 3 सरकारी शेयर, और आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी सरकारी कंपनियों की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। आप BHEL को देखिए, आज ये शेयर 14 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। आप हिंदुस्तान जिंक को देखिए, वहां पर भी तेजी है, सेल में तेजी है। तमाम ऐसे स्टॉक्स आपको बाजार में आज दिखेंगे जहां पर बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार ऊपरी स्तरों से अपनी तेजी को शेड करके
काफ़ी हद तक नीचे आ गया है, लेकिन इन्होंने अपनी तेज़ी को बनाए रखा है। और उसी कड़ी में 3 स्टॉक के और आपके लिए इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पर चोपड़ा साहब की तरफ से NHPC, BEML और GIC-RE आपको खरीदने की सलाह है। राजेश जी, आपसे ज़रा एक बार ना मैं रिलायंस पर व्यू लेना चाहूँगा फिर से। 2.5% ये शेयर नीचे है, हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से इसमें आ रही है। रिलायंस, क्या ये गिरावट भी आपको खरीदारी के मौके के तौर पर दिख रहा है? अगर हाँ तो बताइए, क्या कोई ऊपर वाली कॉल खरीदें जहां पर थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए, थोड़ी सस्ती कॉल मिल जाए? कोई सजेस्ट करेंगे सर आप? तो देखिए, रिलायंस में हमने देखा कि पिछले 5-7 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। आज जरूर मार्केट में एक जो डिप लिया है, हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसमें थोड़ा सा एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। लेकिन अगर इसके वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 2840 2850 के जोन में। तो हमें लगता है कि मार्केट में भी एक करेक्शन ड्यू था, रिलायंस में भी ऑलरेडी एक करेक्शन होते हुए दिख रहा है, एक अच्छे सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर में है बाइंग साइड से। और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में भी बात करी थी कि मार्केट में जो डिप है, कहीं ना कहीं वापस बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोअर साइड से बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी दोनों में ही भी एक रिकवरी आते हुए दिखी है। हमें लगता है यस, यहाँ पे रिलायंस की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ से ये मोमेंटम वापस 2900 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो एट द मनी की ही कॉल ऑप्शन, एट द मनी मतलब स्लाइड इन द मनी की कॉल ऑप्शन हम बोलेंगे, जिसको 2860 की स्ट्राइक की बाय करेंगे। 77 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड में इसके टारगेट 100 रुपए से 105 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। राजेश जी, आपने कौन सी स्ट्राइक वाली बोली थी? 2900 वाली? 2860 की स्ट्राइक स्लाइड इन द मनी है। 2860 ठीक की है। स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 77 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें हम 110 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 48 रुपीज के आसपास। ठीक है, 110 के टारगेट, 48 का टारगेट, 70 रुपए के आसपास आपको मिलेगी 2860 वाली रिलायंस की कॉल। तो एक बेहतरीन कॉल आपको मिल गई। ऑप्शंस के जरिए आपको रिलायंस को ट्रेड करने का मौका दे दिया है राजेश जी ने। लेकिन 3 बज गए हैं, अब ज़रा ये देख लेते हैं कि मार्केट एट 3 में क्या है। बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों में एक्शन बढ़ा है, और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलकर जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन है आज? जी हाँ, तो आज बात करते हैं नतीजों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की गो फैशन में। अगर गो फैशन में हमने देखा तो रेवेन्यू हमारे पास आ चुका है, जहाँ पे हमने अपटिक देखा 15.3% का। एबिटा अगर बात करें तो एबिटा मार्जिन में कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अभी 29.7% है, जो कि अभी 186 बिप्स का गिरावट दिखाता है वाई बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में भी हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली 11.7% से, और इसीलिए स्टॉक में भी हमें कहीं पे एक नेगेटिव मोमेंटम जो है आज के दिन में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि इसके भी नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी, 13.4% से डाउन है रेवेन्यू। पैट की अगर बात करें, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अब था 5.3% से। बट इसका मेन रीज़न जो है वो रहेगा इसके जो गाइडेंस दिए है वो। तो सबसे पहले जो FY24 के लिए जो गाइडेंस दिए थे उसको कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरह से एक्सीड किया है। जैसे हम अगर बुकिंग वैल्यू की बात करें तो गाइडेंस दिया था 14,000 करोड़ का, और अभी ये जो FY24 के नंबर्स है वो तकरीबन 22,000 करोड़ के पास लगभग आते हैं, जो कि अच्छा एक्सीड भी दिखाता है। और इसी के बाद कंपनी का FY25 का गाइडेंस भी कहीं पे एक बुलिश व्यू पे देखने को मिल रहा है। 27,000 करोड़ का एक गाइडेंस दिया है कंपनी ने। कैश कलेक्शन में भी ऐसे ही एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिला, और इसी की वजह से एक तेज़ी शेयर में देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं MRF की, जो कि सबसे महंगा स्टॉक है जैसे हमें पता है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 8.6% से ऊपर था, बट अगर हम पैट की बात करें जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कहीं पे 7.6% से घटावट देखने को मिली थी। और उसके अलावा फाइनल डिविडेंड जो है कंपनी ने दिया है 194 रुपीज़ का इन्वेस्टर्स को। बट इसके बाद भी अगर हम बात करें शेयर में तो एक गिरावट आज के दिन में ही देखने को मिली। अगली बात करते हैं JSW इंफ्रा की, क्योंकि अगर इसके नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू जो है वो 19.8% से ऊपर था। एबिटा मार्जिन में कहीं पे हमें सुधार देखने को मिला था।
146 बिप्स से ऊपर है ये वाई बेसिस पे। नेट प्रॉफिट भी कहीं पे 8.9% से ऊपर है और इसी के चलते हुए अगर हम शेयर में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं LIC की, क्योंकि खबरों के मुताबिक ऐसे माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो LIC में अभी स्टेक सेल करने वाला है और FY25 में ही ये जो सरकार की हिस्सेदारी है उसमें कहीं पे हमें सेल देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर हम स्टॉक्स में देखें तो LIC के शेयर में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली और इसी के बाद LIC के शेयर्स भी अभी 1000 रुपीज़ का जो एक बेंचमार्क था उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी के साथ खबरों के दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक्स काफ़ी फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज के दिन में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स, लेकिन MRF आज हम देख रहे हैं कि 5% करीब ये शेयर नीचे है। अनुमान से कमज़ोर इसके नतीजे आए हैं। मार्जिन पर प्रेशर दिखा है। आय और मुनाफे में हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ये ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय और मुनाफा ये दोनों आंकड़े बढ़ के आए हैं। लेकिन सारे के सारे जो नतीजे आज आए हैं वो तो गौरव ने बता दिए। अब एक नतीजा जो आने वाला है वो आएगा कल, कोटक बैंक का लगातार फोकस में है, खबरों में है। कोटक बैंक के नतीजे कैसे आएंगे इस पर भी गौरव से ही व्यू चाहेंगे। गौरव बताइए, किस तरह के अनुमान है कोटक बैंक को लेकर और फोकस कहां पर रहेगा? जी हाँ, तो अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो शेयर में एटलीस्ट ऐसे देखा गया है कि 52 वीक्स हाई लो का जो लेवल है वो आज के दिन में ही शेयर ने रीच किया था। और इसी के बाद अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो जो कि कल आने वाले हैं, अगर हम बात करें तो कहीं पे वहाँ पे एक हेल्दी नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे 9% से अपटिक देखने को मिल सकता है। PPOP जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे 6% से अपटिक देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 2.6% से अगर हम YOY कंपेयर करें तो। बट इस क्वार्टर में कहीं पे प्रोविजन जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे लो होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि AIF प्रोविजन का जो रिवर्सल है वो आ सकता है। और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे पैट में 13.4% का एक अपटिक देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। इसी के बाद अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उसमें हमें कहीं पे 5% की गिरावट, 5 बिप्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो मार्जिन है वो 3.15% पे कहीं पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे एडवांसेस है उसमें एक हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है 17% का, और डिपॉजिट्स में भी यही 17% के तकरीबन हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो कि मेन फोकस रहेगा वो नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री पे भी रहेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को बैन किया था न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से उनके डिजिटल चैनल के थ्रू। और इसी के साथ साथ एक क्रेडिट कार्ड में भी हमें देखा था कि एक बैन किया था RBI ने न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने से भी। इसी के साथ हमने देखा कि टॉप मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर KVS मैनियन, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था फिलहाल में ही। तो इस सब पे चलते हुए मैनेजमेंट का कमेंट्री जो रहेगा कि आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी, टॉप मैनेजमेंट में कैसे एक चर्न हमें देखने को मिल सकता है और कैसे ये पॉजिटिव रहेगा बैंक के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नंबर्स की अगर बात करें तो कहीं पे हेल्दी नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अहम तो होगी ही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर की उम्मीद है और टर्म डिपॉजिट और कमज़ोर खासा से निम्स पर दबाव होगा। इसके अलावा PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुनाफा जो होता है, उसमें करीब करीब 2.5% की गिरावट की उम्मीद है। वैसे भी कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर साबित हुआ, महीने भर में करीब 11-12% ये शेयर गिरा है। अगर आप इस साल देखेंगे यानी कि 4 महीने जो समय बीता है, करीब करीब 18-20% ये शेयर करेक्ट हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक पर ज़रा एक व्यू लेते हैं, टेक्निकल नज़रिया लेते हैं। अमोल, ज़रा आप बताइए कि क्या करना चाहिए कोटक बैंक के नतीजों से पहले? किसी के पास अगर हो तो वो अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल सॉलिड वाला कहां पर लगा के रखे इसमें? जी, आई थिंक मैं कुछ बात नहीं कर सकता उसके बारे में। ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक। इस पर मितेश जी आप व्यू दीजिए। कोटक बैंक क्या स्टॉप लॉस लगाएं इसमें? देखिए, कोटक बैंक में अभी तक जो बॉटम फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है टेक्निकल पैरामीटर्स पे, वो हुई नहीं है। तो बेसिकली बॉटम फॉर्मेशन की सबसे पहले तो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लगाना ही है तो क्वार्टरली चार्ट्स के हिसाब से 1480 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो हमें लग रहा है कि यहाँ से लेके 1480 के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लगाना है तो 1480 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, 1480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये व्यू है अमोल जी का कोटक बैंक को लेकर। चोपड़ा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कोटक बैंक को लेकर? देखिए, मैं कहूंगा कि जब क्वालिटी
स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम आई, हमने देखा बजाज फाइनेंस में भी उन्होंने कर्व हटा दिया है, वो अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा कंप्लायंस इश्यू है। मुझे लगता है कोटक बहुत ही सेंसिटिव और अच्छा बैंक है। उदय कोटक साहब हमारे जो हैं वो दिग्गज हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, और बहुत अच्छे से बारीकियाँ समझते हैं बैंकिंग की। और मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा खुद का भी एक अकाउंट है कोटक बैंक में, मुझे आज तक तो कोई समस्या आई नहीं। बहुत अच्छी सर्विसेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लार्ज बैंक्स लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनसे भी कई चीज़ों में बेहतर हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी है इसके अंदर, और जिस तरह की गिरावट देखी है, मैं मानता हूँ कि पिछले कई सालों में 3-4 सालों में कोटक बैंक ने कुछ भी नहीं किया, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट है, यहाँ से लेना चाहिए। और कभी भी आपको क्वालिटी कंपनी लंबी अवधि के लिए अगर आपको लेना है, गिरावट में ही लीजिए, तेज़ी में लेने का कोई पॉइंट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कोटक में कहीं न कहीं अभी नहीं, हो सकता है ₹20 ₹30 नीचे, मगर यहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी और कोई अच्छी खबर आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से घबराने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हम बहुत अच्छी खासी 1900 से 1500 के लगभग ₹400 की गिरावट देख चुके हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है। अगर थोड़ा-सा रिज़ल्ट खराब भी आया तो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं प्राइस्ड इन है इन भाव में। तो लेने की चेष्टा करें, और यहाँ जहाँ जहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है, लेना चाहिए। ठीक है, जहां भी गिरावट होती है क्वालिटी कंपनीज हैं उसको लेना चाहिए। अच्छा चोपड़ा साहब, एक और काम करते हैं, जब आपका कन्विक्शन इतना हाई है, कुछ और क्वालिटी कंपनीज की लिस्ट आपके मैं सामने रखता हूं, उसमें से एक दो शेयर आप बता दीजिए कि और क्या लेना है गिरावट पर। आज हम देख रहे हैं कि एल&टी प्रेशर में है, मारुति प्रेशर में है, भारती एयरटेल और एमआरएफ। इनमें से अगर किसी को कुछ लेना हो तो आपको क्या सही लग रहा है? ये करेक्शन कहां पर मौका देने लायक है? सब में से अगर मेरी आप पहली चॉइस पूछें तो एल&टी। रीजन उसका ये है कि इतना जबरदस्त आउटले है बजट में भी, और आने वाले आगामी बजटों में भी मुझे लगता है इंफ्रा पे बहुत जबरदस्त फोकस रहेगा, क्योंकि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जहां से जॉब क्रिएशन होता है। और अब इस बार बजट पे निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम किया जाएगा, और मुझे लगता है कि इंफ्रा आउटले और बढ़ा के देना चाहिए। तो L&T would be a direct beneficiary of the increased outlay of the budget, infra budget. तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को L&T लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और कोई भी अगर डॉन्टिंग या कोई बहुत ही मुझे लगता है कि चैलेंज बड़ा भरा कोई काम हो इस देश में, तो L&T ही एक ऐसी कंपनी है जो कि पहाड़ों पे पुल बना सकती है, और नदियों पे पुल बना सकती है, समुद्र में बना सकती है, तो उनकी कैपेबिलिटीज बहुत जबरदस्त है। तो L&T लीजिए, इनमें मेरा जो 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 बेस्ट पिक है, जो भी आपने नाम लिए, L&T गिरावट में लीजिए। ठीक है, एल&टी गिरावट में लेने लायक ये शेयर है, 3,500 रुपए का भाव है, आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रो पावर से जुड़ी कंपनियों, यानी कि वो कंपनियां हैं जो पानी के जरिए जो बिजली पैदा करती हैं, NHPC हो गई, SJVN हो गया, NTPC का भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो है हाइड्रो का, उनको लेकर बड़ी खबर है। दरअसल सूत्रों से जानकारी मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी, कि हाइड्रो पावर सेक्टर को नई सरकार में बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये बूस्ट क्या है, क्या खबर है, इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नई सरकार हाइड्रो पावर सेक्टर पर काफ़ी फोकस कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर रणनीति तैयार की जा चुकी है। ऊर्जा मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके हिसाब से डिफरेंट तरह के जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपनियों को दिए जाएंगे हाइड्रो पावर की कैपेसिटी बढ़ाने के मकसद से। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कंपनियों को डायरेक्ट इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जा सकता है न्यू कैपेसिटी एडिशन पर। साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस बनाए जाते हैं, उसके लिए भी कंपनियों को इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने शुरुआती स्तर पर करीब 20,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज का एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि इंसेंटिव्स के फॉर्म में कंपनियों को देने की योजना है। साथ ही साथ एक स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है, खासकर वैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। इसका मतलब ये है कि NHPC के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है, उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना के जो डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको काउंटर करने के मकसद से इसको तैयार किया जा रहा है, लिहाजा ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, NHPC को इसका फ़ायदा हो सकता है।
अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं डिफरेंट फेजेज में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे और करीब 20,000 मेगावाट की जो नई कैपेसिटी है अगले 2 से 3 सालों के अंदर जनरेट हो सकती है। इस सेक्टर में उसका कैपेसिटी एडिशन हो सकता है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय अगले 3 महीने में, यानी कि नई सरकार के शुरुआती 3 महीने में कि न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी की घोषणा करने वाली है, जिसके तहत जो ये इंसेंटिव्स प्लान है, जो डिटेल प्लान है, उसको अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर हाइड्रो पावर को लेकर एसजेवीएन या फिर एनएचपीसी जैसी कंपनीज के लिए 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स देने की तैयारी है और उन कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में हैं और उसमें एनटीपीसी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स, एनएचपीसी के भी प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस खबर के साथ। ब्रेक के बाद ये पावर वाली कंपनीज पर एक व्यू भी लेंगे और अपने एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करके आपके पास ट्रेड के शानदार मौके, कमाई के बेहतरीन मौके कहां पर हैं। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आपके लिए है तैयार। मार्केट देखिए धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है और अपने आप को कंफर्ट जोन के साथ में क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 22,500 के आसपास है, जैसे हमने शुरुआत में अपनी नोट में कहा हमको कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बाजार के अंदर। हाँ, लेकिन बाजार को ये ओवर हीटिंग की जो बीमारी सी लग गई है ना, कि थोड़ा भी चलता है थोड़ा हीट हो रहा है और लोगों को फील हो रहा है, बस वो फीलिंग वाली प्रॉब्लम ने 22,500-600 से शुरू हो जा रही है और यहाँ पर आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाजार ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट जाते समय बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से होगा और इंडाइसिस पे ज़्यादा भरोसा ना करके स्टॉक्स पे भरोसा करें। पिछले 15 दिनों में जिन्होंने स्टॉक्स ने पैसा बनाया वो बहुत अच्छे से बनाया और जिन्होंने इंडाइसिस को देख के पैसा बनाया वो कुछ खास नहीं कर पाए होंगे। खैर आगे बढ़े, इंडिया विक्स में आपको बता दें थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है, 13% से घटकर 8% हो गया, 14.5 का विक्स है, 12.5 तक का हमारा विक्स है, बेसिक है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कूल ऑफ होके थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा है। इसका सीधा सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन है। आप देखो 4% टूटा तो बाजार के अंदर बॉटम बन गया, आज का इंट्राडे लो वो ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ना सब आप डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करो तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा सारा कुछ। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स पता कर लेते हैं। मैं जरा चोपड़ा साहब के पास आता हूँ और वो कुछ आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो मेरे पास हैं मैं उसमें से कुछ उनसे राय लेता हूँ। जरा दिखाता हूँ आपको मैं स्टॉक्स, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। पहले जरा मिड कैप 50 वाले शेयर्स मैं जरा चेक कर लेता हूँ, उसमें कुछ बनता है तो फिर 500 वाली कैटेगरी पे भी आऊँगा। एक जरा ब्लू डार्ट दिखाना, ब्लू डार्ट दिखाना और एक अजंता फार्मा दिखाना। सर अजंता, चोपड़ा जी ये अजंता फार्मा को ट्रैक करते हो आप? कुछ पूछो इसके रिगार्डिंग। हाँ डिम्पी जी पूछिए। सर आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, पूछिए। तो सर जरा मेरे को ये बताइए, एक तो आपने इसके नंबर्स चेक किए होंगे, डन सर, एक तो नंबर्स चेक किए होंगे और दूसरा बायबैक आपने चेक किया होगा। जरा दोनों पे आपका कमेंट चाहिए सर। नंबर्स अच्छे थे, बायबैक के प्राइस भी आए, मार्केट खुश हुआ, 6% ऊपर है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है डिम्पी बहुत अच्छा थम्स अप दिया है मार्केट ने अजंता फार्मा पे और आज हमने देखा लगभग 2550 के लेवल्स टच करे स्टॉक ने। मगर जब भी एक गैप अप होता है और कोई बीच में बहुत बड़ा गैप छोड़ देता है कोई स्टॉक, तो निश्चित रूप से रिट्रेसमेंट होता है। तो जहां पर जिनके पास है तो वो एक बार को प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से 2150 2200 का एक बहुत अच्छा लेवल है जो अजंता में आप लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, आपने बोला नंबर्स अच्छे हैं, बेहतरीन नंबर्स हैं। अगर आप मार्च 23 और मार्च 24 में देखें तो 500 करोड़ रुपए की वृद्धि है सेल्स में। और जो ईपीएस है, देखिए मेरा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, मैं ईपीएस ग्रोथ देखता हूँ कि कंपनी में ईपीएस ग्रोथ है तो उसमें डेफिनेटली दम है। तो एक ये मेरा तरीका है, एक कुछ मापदंड है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और ईपीएस ग्रोथ मार्च 23 से मार्च 24 में हम देख रहे हैं 45 से करीब 65 हो गई है। तो यहाँ पर 20 रुपए का ईपीएस ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में करीब 250 पौने 300 करोड़ का इजाफा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब 350-400 करोड़ का इजाफा है। तो हर रीति से, चाहे वो सेल्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, ईपीएस हो, सब में बढ़ोतरी दिख रही है। बस एक ही मेरे को नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि ये गैप अप खुला है तो इस कारण से नीचे रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़ के अभी खरीदना है, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता है, आपको मिलता है 2150 2200 पे, तो बिल्कुल लंबी अवधि के लिए लेने वाला स्टॉक।
ठीक है, डन। अमोल अठावले, जरा 2-4 शेयर मैं आपसे बैक टू बैक पता कर रहा हूँ, जरा स्पीड से बताते जाइएगा इन सब में क्या करना है। प्रोड्यूसर साहब आप तैयार रहिएगा स्टैंपिंग के लिए। बाय सेल जैसे भी आपको लगाना है वैसे लगाते जाइएगा, ठीक है। पहला शेयर होगा मेरी तरफ से, वो है रेस्टोरेंट ब्रांड्स के नाम से एक शेयर है, 105 रुपये का है। अठावले जी एक बार ज़रा देखना आपको मिल गया वो शेयर, रेस्टोरेंट ब्रांड के Yes, नाम से 4.5% ऊपर है, इसमें एक बाउंस डे बैक हाई है। पे है और आज 12 बजे के बाद चला है। जी जी, ये आई थिंक बुलिश कैंडल ही है, वो 5% तक रैली हुआ है स्टॉक में। रिवर्सल फॉर्मेशन है बिल्कुल। अगर ट्रेंड फॉलो ट्रेडर है तो लेके जा सकते हैं। 102 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये आई थिंक पोजिशनली 108 1110 तक जाने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। करें इसको, BTST लगाना है BTST लगाओ, बाय करना है बाय लगाओ। 108 110 तक के टारगेट हैं। अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस लगाते चलना। जिनके पास पुराना पड़ा हो तो ट्रेल लगाओ, जिनके पास नया हो अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस लगाओ। अठावले जी एक चीज़ और चेक करना जरा, त्रिवेणी टर्बाइंस ये 3% ऊपर है, शुगर की कंपनी है, टर्बाइन से कन्फ्यूजन ना हो। त्रिवेणी टर्बाइंस के नाम से सर, 573 रुपये का शेयर है, 573। जी नहीं, ये सिस्टम में आ नहीं रहा, क्षमा चाहूंगा इसके अच्छा बारे नहीं में। आ रहा, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। एक शेयर आप फिर और चेक करो सर, छोड़ दो उसको, छोड़ दो कोई बात नहीं। एक शेयर आप और चेक करो जरा, गोदावरी पावर चेक करना, 936 रुपये का शेयर है, 1.5% ऊपर है। इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ चेक करो, गोदावरी पावर। नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, क्षमा चाहूंगा। नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ दो सर, कोई बात नहीं, रहने दो। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जैन साहब पूछ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना जैन साहब? यूनाइटेड स्पिरिट्स शुक्रवार का दिन है, सर, थोड़ा जैन हो आप, इसके में थोड़ा पूछ रहा हूँ। सर स्टॉक पे व्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है फिर बता दो सर यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। जैन वाला व्यू मत देना सर, नॉन जैन वाला व्यू देना। तो देखिए एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और स्टॉक जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है यस ये स्लो स्टडीली स्टॉक एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है। मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है जिनके पास ये पोजीशन बने रहना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है ये धीरे धीरे स्टॉक 1250 1300 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से 1180 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। और आपने अभी गोदावरी पावर GPIL जिसका NSE टिकर है, वो स्टॉक पे भी मैं व्यू दे देता हूँ। वो स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा। ये भी स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में ही है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और जिस तरीके से स्टॉक की आज की वीकली क्लोजिंग आ रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में फॉलोअप बाइंग एक्शन कमिंग वीक में देखने को मिलेगी। 960 970 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इसके गोदावरी पावर के बारे में बता दिया और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में, दोनों पे हमने स्टैंपिंग लगा के आपको बता दी कि क्या करना चाहिए। एक शेयर में सिर्फ सिस्टम मेथड के हिसाब से जरा चेक करवा लेता हूँ उसमें दम कितना है। यहाँ तक तो आगे, जहाँ तक हमको पहले से पता था यहाँ तक तो आ ही जाएंगे। उस शेयर का नाम है IEX और भाव है 156 का। ये रेट और एक कंपनी यहाँ तक आने में आराम से बता के, जैसे कहते हैं ना शेयर कह के चलता है। इसके बाद थोड़ा समझना जरूरी होता है कि अब क्या करेगा। मितेश भाई आपका सिस्टम और मेथड क्या कहता है? यहाँ तक तो सबको पता है, एक बेसिक, एक वो भी टेक्निकल वाला भी बता देगा। अब आप बताओ आपका सिस्टम क्या कहता है इसके बाद। सर डिस्क्लेमर के तौर पे डीपी जी कहना चाहूंगा कि 145 के ऊपर सिस्टम के ऊपर ये क्वालिफाई हो चुका है, तो हमारे क्लाइंट्स की बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकती है। मेरी बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन नहीं है। ये ट्रेंड की सिर्फ शुरुआत है, और जैसा हमने पास्ट में भी REC PFC के लिए बोला था, और रिसेंटली अभी 23 फरवरी को वेदांता में सबसे पहले 275 पे बोला था, अराउंड 400 के टारगेट्स आएंगे। ऐसा ही IEX में है। IEX में सिर्फ रैली अभी शुरू हुए है। हमारे हिसाब से 180 190 अगले 1 से 3 महीने में आएगा। बहुत ही एग्रेसिव मूव IEX पे आएंगे। 145 का जो हर्डल था वो उसने क्रॉस कर लिया है। अभी डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर IEX में एक सिग्निफिकेंट पोजिशनल तौर के ऊपर बनानी चाहिए। पोजीशन आप बना के रखो। IEX पे कॉन्फिडेंस आपसे हमको मिल गया, 157 पे ही कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन से जो कॉन्फिडेंस का रास्ता है वो मितेश भाई ने आपको दिखा दिया कि 190 तक भी आ जाएगा, चिंता मत करो। उनके खुद क्लाइंट्स के पास 145 का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप 157 पे ले रहे हो, तो इसका मतलब कुल मिला के कुछ ज़्यादा महंगा नहीं, 10-12 रुपये महंगा ही ले रहे हो इनके क्लाइंट से आप।
आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं फिर से बोलूँगा, ये बाज़ार सेलेक्टिव बाज़ार है, ये एक पूरा बाज़ार नहीं है। इसमें अगर आप सेलेक्टेड शेयर रखोगे तो गिरने विरने वाले दिन भी आपको अच्छे शेयर मिल जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अपनी कोर स्ट्रेंथ, कोर ताकत दिखाएगा। खैर 1 मिनट रह गया मार्केट के बंद होने में। आज की समरी क्या है मार्केट की? आज की समरी ये है कि हमको वॉलेटिलिटी से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। ये पहला लेसन है आज के मार्केट का। दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन ये है कि जो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट होता है वो कई बार थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आज हमने गैप अप किया था, उसके बावजूद भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। एक्चुअली में इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, नहीं तो 150-200 पॉइंट तो 350 पॉइंट होता क्या है बैंक निफ्टी में? क्या होता है बैंक निफ्टी के अंदर? 49,000 के इंडेक्स के अंदर 350 पॉइंट एक झटका में ऊपर नीचे करने की कैपेसिटी रखता है। एक और प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे को आज नोटिस हुई है, वो ये हुई है कि अगर ये लीडरशिप थोड़ा क्राइसिस और रहा ना तो थोड़ा हम और भी नीचे आ सकते हैं। बट वैसे अभी ऐसा देख के लग नहीं रहा। अगर हुआ तो कंडीशन अप्लाइड। 2-4 सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं, उनको जल्दी से परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। एक तो आईटी को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। बहुत दिनों तक आप सरकारी कंपनीज, बहुत दिनों तक आप या कुछ इसी तरह के और सेक्टर जिनमें लगातार तेज़ी आ रही है, उनके बदौलत आप बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडिंग बैंक्स भी बोल रहा हूँ। ठीक, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट ये है कि बस थोड़ी सी चर्निंग के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब मार्केट कई बार चर्न कर रहा है और इस चर्निंग में रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी हैं। आपका नैतिक कर्व क्या है कि एक पिवट पॉइंट्स आप नोटिस करके चलो, बाज़ार के खुलने से पहले और बाज़ार के खुलने के बाद भी। कई बार क्या होता है कि शुरुआती डाटा जो आप लेके जाते हो ना, खुलने के बाद रिवर्सल आता है। आज का उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आज कोई ऐसी सुबह चीज़ नहीं थी जो आपको बता रही हो कि ख़राब हो, लेकिन खुलने के बाद एक जो पावर, एक फोर्स सही होते हैं वो बनी नहीं, तो आपको सरेंडर करना पड़ गया। बाद में विक्स ने वो कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। तो इसलिए बनने से पहले और ड्यूरिंग द मार्केट ये थोड़ा सा नोटिस करने की चीज़ है। खैर ज़्यादा आज बोलने का समय नहीं है, शुक्रवार का दिन है, एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड आराम से। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके 3 शेयर सर हमने नोटिस कर लिए हैं, जनरल इंश्योरेंस, BEML और NHPC। जब अगली बार आप आएंगे तो आपके मैं तीनों शेयरों का अपडेट आपसे ज़रूर पता करूंगा। और जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अमोल जी थैंक यू वेरी मच, आपका भी आज समय आपने निकाला हमारे लिए। और मितेश भाई थैंक यू वेरी मच, आपका भी आज आपने फिर से टाइम लिमिट में समय निकाला। अच्छा मितेश भाई, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँ, अब आपका ना माइक और ऑडियो बिल्कुल ठीक रहता है, अब ख़राब नहीं होता। कौन सा माइक लगवाया आपने? सर माइक नहीं लगवाया, नई ऑफिस में शिफ्ट हो गए, सो दैट्स द चेंज। अरे वाह, ऑफिस से बदलवा दिया। इतना प्यार हमसे कि आपने, माँ कसम, ऑफिस ही बदल दिया आपने, इतना प्यार हमसे। सर बार बार वही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो भी इरिटेटिंग है हमारे तो बोलो, शर्मा के सर। विद इन दी शो ये बारी बारी आपको बोलना पड़ता है कि मितेश जी ऑडियो ठीक कर लीजिए। तो हमने सोचा चलिए डिम्पी जी के लिए पूरा ऑफिस ही चेंज कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑफिस की भी बधाइयाँ हम आपको स्क्रीन पे दे देते हैं, आपके नए ऑफिस की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बताया नहीं, देखिए बातों बातों में पता लग गया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, अच्छे से अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। सोमवार को वापस मुलाकात होती है। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।